Welcome in your bio class संविदा वर्ग ग्रुप 1। कल मैंने आप लोगों को राइबोसोम पढ़ाया था सेल में। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हिंदी में तो इसको क्या कहेंगे, सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया में हम सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, ठीक है, इसका सामान्य नाम मतलब किस नाम से इसे और जाना जाता है, तो सबसे पहले आ जाता है कोलिकर। कोलिकर ने इसकी खोज की। बेंडा ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। और एक था सीके विज। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं पर ये तीन जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट है। जो पहला है कोलिकर ने इसकी क्या की खोज। बेंडा ने क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा ने क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और सीके विज ने, ये जो है ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा उत्पादन से, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। तो इसे हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। वैसे तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब अगला सवाल उठता है कि ये कहां मिलेगी, कहां नहीं मिलेगी। तो ये अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं मतलब बैक्टीरिया और मोनेरा के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है और उपस्थित होती है सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। पर आप ये याद रखें, स्तनधारी की, जो हम स्तनधारी हैं, स्तनधारियों की जो परिपक्व आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती हैं उनमें ना तो केंद्रक होता है, ना गोल्गी बॉडी होती है, कुछ भी नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही कहां से होगी। इसके बाद इसके हम परिमाप की बात करें, साइज, परिमाप साइज, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी लंबाई जाती है इसकी 2 से 8 मिली माइक्रोन और इसका व्यास होता है, ये याद रखना यदि रखना चाहें आप, ये होता है 0.5 से 1 मिली माइक्रोन। इसकी हम संख्या, एक कोशिका में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, एक कोशिका में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, ये इस तथ्य पर निर्भर करेगा उस कोशिका को कितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे पेशी कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी। जहां कम ऊर्जा की आवश्यकता है वह माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी। तो संख्या किस तथ्य पर निर्भर करेगी, संख्या समानुपाती ऊर्जा आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो जो हमारी लीवर की कोशिका होती है, लीवर की एक कोशिका में लगभग 2500 माइटोकॉन्ड्रिया होती है। संख्या के बाद हम आगे चलें कि ये किस प्रकार की दिखाई देती है, इसका रंग क्या होता है। इसका प्राकृतिक रंग, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का प्राकृतिक रंग होता है हल्का पीला। हल्का पीला, ये पीला रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक रसायन पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, क्विनोन। क्विनोन एक इलेक्ट्रॉन परिवहन करने वाला प्रोटीन है। अभिरंजन समझते हैं आप, स्टेनिंग, किसी भी चीज का अध्ययन करा जाता है तो उसको एक विशिष्ट रंग से रंगा जाता है। इसे रंगने के लिए उपयोग करा जाता है जेनस
बी ग्रीन रंजक का उपयोग करते हैं। इसे एक बार देख लें, उसके बाद हम चलते हैं इसकी संरचना पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कोलिकन ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने। और ये तो भूल ना जाना, क्या कहते हैं इसे? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जागृह। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। व्यास 0.5 से 1 मिली माइक्रोन होता है। संख्या किस पर निर्भर करती है? ऊर्जा आवश्यकता पर। प्राकृतिक रंग कैसा होता है? हल्का पीला। और अभिरंजन के लिए क्या उपयोग करते हैं हम? जेनस बी ग्रीन। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पर। यहां पर आप इतना याद रखते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जागृह कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त है यहां पर ये। अब हम कहां चलें? इसकी संरचना। तो संरचना में बड़ी खास पॉइंट आ गया यहां पर कि संरचना की हम बात करें तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है यहां पर। यह है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, कोशिका का ऊर्जागृह और दोहरी झिल्ली वाला। दोहरी झिल्ली वाला समझने के लिए काम करें, दो गुब्बारे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। मैं बोलूं कि छोटे को बड़े में रखना है तो बोले हाँ रख दो, पर मैं अब आपसे ये बोलूं कि इस बड़े को छोटे में रखना है तो कैसे रखोगे? रख पाओगे? बड़ी आसानी से रख सकते हैं भैया। इसकी हवा निकाल दो, हवा निकाल दो तो इसमें क्या होंगी? सलवटें आ जाएंगी, फोल्ड आ जाएंगे। तो ये बड़ा गुब्बारा छोटे में रखेंगे तो कैसा हो जाएगा? ऐसा, यूं। पर आ तो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से बनेगा। ये कौन सी झिल्ली हो गई? बाह्य झिल्ली। ये कौन हो गई? आंतरिक झिल्ली। पर आंतरिक झिल्ली में फोल्ड, वलन आए जाएंगे, तो ये हमने बना दिए वलन। ये वलन बन गए। और ऐसे यूं मान के चले, हमने इसको आधी काट के रखा है, तो ये कौन सी झिल्ली हो गई? बाह्य झिल्ली। ये कौन हो गई? आंतरिक झिल्ली। दो झिल्ली हो गई, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। अब बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य स्थान है और आंतरिक झिल्ली से ये घिरा हुआ स्थान है, तो ये हो गया बाह्य कक्ष और ये हो गया आंतरिक कक्ष। तो दो कक्ष हो गए, बाह्य कक्ष और आंतरिक कक्ष। अब ये जो वलन है, इन वलन पर जैसे बैडमिंटन का रैकेट होता है, ऐसे कण चिपके होते हैं। ये कण होते हैं, ये वास्तव में कण नहीं है। जैसे एक बार वलन ये हुआ, अच्छा इसको मैं ऐसे और वलन कर दूं तो ये हमें क्या दिखेंगे? कण जैसे दिखेंगे, मतलब ये भी हैं झिल्ली के वलन। इन्हें कहते हैं हम आंतरिक कण। आंतरिक कण बड़े खास होते हैं और ये बाह्य झिल्ली की बाह्य सतह पर ऐसे कण चिपके होते हैं। तो ये कौन से कण हो गए? बाह्य कण। तो दो प्रकार के कण हो गए, आंतरिक कण एवं बाह्य कण। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, बाह्य कक्ष, आंतरिक कक्ष, बाह्य कण, आंतरिक कण। सबसे पहले हम झिल्ली की बात करें कि झिल्ली में भी हमें कुछ देखना है क्या, कुछ पढ़ना है क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ना है भाई। देखें आप इसमें झिल्ली जो है, जिन लोगों ने लेक्चर देखा होगा, झिल्ली दो चीजों से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड। इसमें प्रोटीन की मात्रा लिपिड के बराबर होती है। आंतरिक झिल्ली में एंजाइम ज्यादा होते तो प्रोटीन ज्यादा और लिपिड कम होता है। इसमें छेद होते हैं, छेद मतलब पोरेंस उपस्थित होते हैं और इसमें पोरेंस अनुपस्थित होते हैं। तो भैया जिसमें छेद है उसमें से चीजें आ जा सकती हैं। तो ये झिल्ली कैसी होती है? पारगम्य
और ये होती है चयनात्मक पारगम। जिन लोगों ने झिल्ली पढ़ रखी है उनको समझ में आया होगा प्रोटीन और लिपिड। एक बड़ी खास बात कि ऊर्जा के लिए क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होना पड़ता है? परिवहन। जब इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है तो वो क्या मुक्त करता है? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, वो आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। तो बाह्य झिल्ली पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बहुत अच्छी बात है। बाह्य झिल्ली हो गई, आंतरिक झिल्ली हो गई। यह क्वेश्चन आता है, आंतरिक झिल्ली के अंगुलीनुमा वलन क्या कहलाते हैं? आंतरिक झिल्ली के अंगुलीनुमा वलन को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी का कार्य क्या होता है? सतह क्षेत्रफल को बढ़ाना। ठीक भैया, झिल्ली का काम हुआ। अब आ जाते हैं हम कक्ष पर। बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य उपस्थित स्थान को क्या कहा जाता है? बाह्य कक्ष। बाह्य कक्ष कहां पर है? परिधि में। परिधि को क्या बोलते हैं? पेरीफेरी। किसकी पेरीफेरी है ये? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इसका एक नाम और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, अवकाश। तो बाह्य कक्ष को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश भी कहते हैं। स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब बेटा ये अंदर का बड़ा खास है। आंतरिक झिल्ली से घिरे स्थान को क्या कहते हैं? आंतरिक कक्ष। आंतरिक कक्ष में एक द्रव भरा होता है, पूछ लिया जाता है। आंतरिक कक्ष में भरे द्रव को क्या कहते हैं हम? मैट्रिक्स। अच्छा, आपने मैट्रिक्स जो है, कभी नाम सुना है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के एंजाइम कहां पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है। क्रेब्स चक्र के एंजाइम कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्रेब्स चक्र के एंजाइम, क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं इस मैट्रिक्स में। अब क्रेब्स चक्र में बहुत सारे एंजाइम लगते हैं, जब क्रेब्स चक्र पढ़ेंगे तब भी बताएंगे। एक एंजाइम ऐसा होता है क्रेब्स चक्र का जो इस मैट्रिक्स में नहीं होता, वो आंतरिक झिल्ली पर चिपका होता है। कहां पाया जाता है? आंतरिक झिल्ली पर चिपका रहता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मैट्रिक्स में ना होकर कहां पाया जाता है? आंतरिक झिल्ली पर। आंतरिक झिल्ली पर। आंतरिक कक्ष में भरे द्रव को क्या कहते हैं हम? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, श्वसन में पाए जाने वाले, श्वसन में जो हम याद करते हैं ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के एंजाइम पर कौन सा नहीं मिलता? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो बोले मैट्रिक्स में नहीं होता तो कहां होता है? बोले आंतरिक झिल्ली पर। बेटा आंतरिक झिल्ली पर ही मिलता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहां पर मिलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका बना होता है? ये बना होता है इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन का। ऐसे प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन का परिवहन करते हैं। इन प्रोटीन के साथ बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन का परिवहन होगा तो क्या लगेगी? धातु। धातु लगेगी, ठीक है। धातु कौन सी होती है भैया? बिजली आने के लिए कौन होती है? आयरन है, कॉपर है, ठीक है। तो ये प्रोटीन के साथ कौन सी धातु जुड़ी होती है? आयरन, सल्फर, कॉपर। इन इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन को क्या कहा जाता है? इन इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन को कहा जाता है साइटोक्रोम। एक इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में साइटोक्रोम का क्रम क्या होता है? याद रखना, बीसीए की डिग्री होती है, बीसीए, ठीक।
इनका क्रम होता है, ऐसे लिखते हैं इनको साइटोक्रोम को, CYT, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A3, और जो A3 होता है उसकी खास बात, इसमें कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉपर। यहां पर यह प्रश्न आता है, वैसे तो श्वसन पढ़ाएंगे तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऑक्सीजन लेते हैं, अंत में ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाते 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 अंत में इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? साइटोक्रोम A3, और साइटोक्रोम A3 किसको दे देता है? ऑक्सीजन को। तो जो श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है वो कौन होती है? इलेक्ट्रॉन ग्राही। ठीक है, उसका अपचयन हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को पचाने के काम आती है। चलें, हम इसमें ज्यादा ना उलझें, अभी हम मशीन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मशीन। इसमें क्या चलता है? क्रेब्स चक्र, और क्या पैदा होती है? ऊर्जा। तो पहले हम मशीन को अच्छा समझो, उसके बाद तो उसका कार्य समझ में आएगा। चलिए ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। बाह्य कक्ष था पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। आंतरिक कक्ष में भरे द्रव को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में किसके एंजाइम होते हैं? क्रेब्स चक्र के। कौन सा एंजाइम नहीं होता इस मैट्रिक्स में? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कहां पाया जाता है? आंतरिक झिल्ली पर। आंतरिक झिल्ली पर और क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका बना होता है? साइटोक्रोम का। साइटोक्रोम कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन, जिनमें होता है आयरन, सल्फर और कॉपर। और इनका क्रम क्या होता है? इनका क्रम होता है BCA, BC, A1, A3, ये पूछा जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? A3। कॉपर किसमें पाई जाती है? A3। अब ये पूरी कहानी के लिए मैं आपको एक चीज पढ़ा देता हूं, वो याद रख लेना आप। तो मकसद, आपका मकसद क्या है? TET। तो किसी का मकसद BCA भी तो हो सकता है कि भैया मैं BCA करूं, तो क्या हो गया ये? मकसद BCA। अब देखते जाओ। M मतलब मैट्रिक्स, K मतलब क्रेब्स चक्र, SD मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आंतरिक झिल्ली पर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो किसका बना होता है? साइटोक्रोम का। साइटोक्रोम का क्रम क्या होता है? साइटोक्रोम BC, A1, A3, और A1, A3, और अंतिम कौन है? A3। और बाद में पूछ लो क्यों भाई तुम्हारा मकसद BCA क्यों है? तो इसमें क्या पाया जाती है? धातु कॉपर। चलिए, झिल्ली हो गई। झिल्ली के बाद कक्ष पढ़ लिए हमने। कक्ष के बाद क्या पढ़ रहे हैं हम? कण, बाह्य कण और आंतरिक कण। बाह्य कण गोल एवं अवरंतीय होते हैं, बाह्य झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपके हैं। कहां चिपके हैं ये? बाह्य झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपके होते हैं। आप लोगों ने बायो पढ़ी, अच्छी बात है। आपने बचपन से 9-10 से पढ़ा होगा प्राणदायक ऑक्सीजन। कभी सोचा ये प्राणदायक ऑक्सीजन का उपयोग कहां होता है? उपयोग तो पढ़ोगे आप श्वसन में। जब आप श्वासोच्छ्वास करते हो, ऑक्सीजन अंदर जाती है, लंग्स में पहुंचती है, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से हर सेल में, हर सेल से हर सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहां उपयोग होती है? वो यहां इसके सिर में। तो इसलिए इन कणों का एक नाम और क्या है? ऑक्सीसोम। इन कणों को हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इन कणों का एक नाम और है, इन कणों के बिना जीवन संभव नहीं है। जीवन मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का उत्पादन होगा इनके सिर में, उस ऊर्जा का नाम क्या होता है? ATP। इनके बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इनका एक नाम और है मूलभूत कण। एक नाम और है F0, F1 कण। ये जो कण होता है इसमें 3 भाग हो गए। ये इस टाइप से है कण, ये होता है आधार, ये होता है प्रांत, ये होता है शीर्ष। आधार को कहते हैं F0, शीर्ष को कहते हैं F1।
और कभी नाम सुना है एंजाइम एटीपेज, जिससे एटीपी बनती है, वो पाया जाता है ऑक्सीसोम के शीर्ष में। यहां भी ये प्रश्न बना, ऑक्सीसोम और एटीपेज कहां पाया जाता है? ऑक्सीसोम के शीर्ष में। ये पढ़ने के बाद एक बार हम संरचना देख लें, फिर इसमें थोड़ा सा और पढ़ना है और उसको फाइनली हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे शॉर्ट में। इसको एक बार देख लें फिर आगे चलते हैं। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, बहुत बढ़िया, भूलना जाना। आंतरिक झिल्ली के वलन को हम क्रिस्टी कहते हैं, ये बिल्कुल ना भूलना। मकसद, आंतरिक द्रव में भरे, आंतरिक कक्ष में भरे द्रव को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। उसमें पाए जाते हैं क्रेब्स चक्र के एंजाइम। कौन सा एंजाइम नहीं होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, वो आंतरिक झिल्ली पर चिपका होता है। आंतरिक झिल्ली पर ही क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ है? साइटोक्रोम का। साइटोक्रोम कौन है? इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन, जिनमें क्या होता है? आयरन, सल्फर, कॉपर, और इनका क्रम क्या होता है? BCA1A3। हो गया? चलिए अब हम इसके कुछ आगे चलते हैं। संरचना के बाद पहले हमने इसकी खोज वगैरह पढ़ी थी, फिर क्या पढ़ ली हमने? इसकी संरचना। अब संरचना के बाद हम पढ़ते हैं इसका रासायनिक संगठन। इसका रासायनिक संगठन के बाद ये एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। नई माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कहां से होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है? संरचना के बाद की बात कर रहे हैं। रासायनिक संगठन। अरे भैया, माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज की बनी थी? कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन की। एंजाइम कौन होते हैं? प्रोटीन। तो लगभग 60% तो प्रोटीन ही हो गया, और लिपिड हो गया लगभग 30-40%। अब इसमें आप देखें कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ी थी अभी, ये कौन थी इसमें? क्रिस्टी। कोशिका के सबसे अधिक एंजाइम, ये क्वेश्चन बनता है, कोशिका में सबसे अधिक एंजाइम कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कुल कोशिका के 50% एंजाइम, कुल कोशिका के 50% एंजाइम कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन, इसमें कण पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीज के कण, कैल्शियम का संग्रहण। अगला, इसमें पास खुद का डीएनए होता है। ये डीएनए कैसा होता है? बैक्टीरिया जैसा होता है। ये डीएनए इस प्रकार से होता है, वृत्ताकार और डबल स्ट्रैंडेड। कैसा? डबल स्ट्रैंडेड। तो इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो कैसा होता है? वृत्ताकार। और कभी क्रोमोसोम पढ़े हो, क्रोमोसोम के डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन रहित। और इसमें कभी डीएनए में नाम सुना है? ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन एवं साइटोसिन की अधिकता होती है। ग्वानिन साइटोसिन की अधिकता होती है, मतलब ये ताप स्थायित्व अलग होता है। अगली चीज, इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं, ये 70S प्रकार के होते हैं। कौन से एस प्रकार के? 70S। बैक्टीरिया जैसे। स्तनधारियों में 55S होता है, जो मैंने राइबोसोम में पढ़ा है। क्या क्या समझ में आया? कोशिका के सबसे अधिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीज के कण भी होते हैं मैट्रिक्स में। इसमें डबल स्ट्रैंडेड वृत्ताकार डीएनए होता है, और 70S प्रकार के कौन होते हैं? राइबोसोम। बढ़िया। अगली चीज ध्यान से देखें, अर्ध स्वायत्त कोशिका। अर्ध
स्वायत्त कोशिकांग। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ स्वायत्त कोशिकांग का पहले एक चीज और सुने, जेनेटिक्स का भी आपने पढ़ी हो, डीएनए की कॉपी होती है तो कौन बनता है? आरएनए। कौन कौन से आरएनए बनते हैं? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। राइबोसोम जो है अमीनो एसिड को जोड़ जोड़कर क्या बना देता है? प्रोटीन। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए के बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया क्या होती है? ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आप यहां पर सुने, ये जो कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, उसके पास डीएनए होता है। इस डीएनए से कौन बनता है? आरएनए। और आरएनए से कौन बनता है? प्रोटीन। और प्रोटीन ही कौन होते हैं? एंजाइम। और पूरी कोशिका को कौन नियंत्रित करते हैं? एंजाइम। मतलब कोशिका को कौन नियंत्रित कर रहे हैं? एंजाइम। मतलब कौन नियंत्रित कर रहा है? केंद्रक। मतलब संपूर्ण कोशिका किसके नियंत्रण में है? केंद्रक के नियंत्रण में। बहुत अच्छी बात है भैया कि पूरी कोशिका को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक। बट यहां पे एक लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की सरकार है। खुद की सरकार है मतलब अभी हमने पढ़ा, उसके पास खुद का डीएनए है, वो खुद क्या बना लेती है? आरएनए। खुद के पास कौन है? राइबोसोम। तो खुद के क्या बना लिए? प्रोटीन। स्वतंत्र है, स्वायत्त है। क्या है ये? स्वतंत्र है केंद्रक से अपनी सरकार चलाने के लिए? नहीं, एक शब्द लिखा हुआ है, अर्ध स्वायत्त। स्वायत्त तो है, अपने काम खुद नियंत्रित कर रही है, फिर भी 30% किसके नियंत्रण में है? केंद्रक डीएनए के नियंत्रण में है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। कौन सा कोशिकांग? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का क्या है? राइबोसोम 70S प्रकार का। एक चीज और हम फिर से पढ़ेंगे, यही अर्ध स्वायत्त वाला कंसेप्ट क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली वाला होता है, उसके बाद भी खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम है, वो भी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। 3 जगह डीएनए पाया जाता है। कितनी जगह? 3 जगह। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। केंद्रक तो सबको नियंत्रित करता ही है। अर्ध स्वायत्त कितने हो गए? 2, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई। जैव निर्माण। जैव निर्माण मतलब नई माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे होती है? ये जो पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके द्विविभाजन पर नई माइटोकॉन्ड्रिया बनती है। पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया के द्विविभाजन पर नई माइटोकॉन्ड्रिया का उत्पन्न होती। अंत में हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। पहला कार्य, श्वसन पदार्थों का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहां पे होगा? मैट्रिक्स में। किसके द्वारा? क्रेब्स चक्र द्वारा। जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या मुक्त होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ईटीएस में जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो किसका उत्पादन होगा? ऊर्जा, एटीपी। एटीपी का उत्पादन करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? कोशिका का ऊर्जा ग्रह, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया। अगला, कैल्शियम और मैग्नीज का संग्रहण। और अगला, कभी नाम सुना है आप लोगों ने? अमीनो अम्ल। बेटा जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं सब कैप चक्र से पैदा होते हैं। जब पढ़ेंगे तब हो सकता है कि इसको बताएं। तो ये चौथा कार्य हो जाता है अमीनो अम्लों का स्रोत है कौन? क्रेब्स चक्र, जो कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। रासायनिक संगठन की बात कर ले, कोशिका में सबसे अधिक एंजाइम कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीज के कण। मुख्य चीज क्या होता है इसमें?
डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा होता? सर्कुलर, वृत्ताकार, हिस्टोन प्रोटीन रहित। इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? क्षारक, ग्वानिन एवं साइटोसिन की, इसलिए ये अधिक स्थायी होता है। ये स्वायत्त नहीं, कैसा कोशिकांग है? अर्ध स्वायत्त। कारण इसके पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम है, अपने लिए आवश्यक एंजाइम ये खुद बना लेती है। फिर भी 30% एंजाइम कौन बनाता है? केंद्रक डीएनए के निर्देश में बनते हैं, इसलिए पूर्ण स्वायत्त नहीं। कैसा है? अर्ध स्वायत्त। नई माइटोकॉन्ड्रिया कहां से उत्पन्न होती है? पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया के द्विविभाजन से। कार्य श्वसन पदार्थों का ऑक्सीकरण क्रेब्स चक्र द्वारा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ऊर्जा एटीपी का उत्पादन, कैल्शियम और मैग्नीज का संग्रहण, और क्रेब्स चक्र द्वारा ही किसका उत्पादन होता है? अमीनो अम्लों का। ये वाला जो वीडियो है आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, है ना? तो आपकी यदि कोई चीज यहां पर रह रही हो तो आप रिकॉर्डेड में देख लें। अब यहां पर एक बार मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है? जिसमें 4-5 पॉइंट आएंगे, उन पॉइंट्स को आप याद रखें। पेपर खुद ब खुद हो जाएगा, भले ही आप रट के जाएं चाहे ना जाएं। बेटा सीखने से होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ना कि रटने से, क्योंकि रटने की तो एक लिमिट है। कितना रटोगे? अगला रटोगे, पिछला भूलोगे। तो उसको देखो। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी? कोलिकर ने। नाम किसने दिया? बेंडा ने। और सी के वेज ने क्या बोला इसे? कोशिका का ऊर्जाग्रह। पहला क्वेश्चन हो गया। ये प्रोकैरियोट में क्या होती है? अनुपस्थित। सभी यूकैरियोट में उपस्थित। संख्या जो है समानुपाती ऊर्जा आवश्यकता के। प्राकृतिक रंग कैसा होता है? पीला। और रंगने के लिए क्या उपयोग करते हैं हम? जेनस B3। याद आ रहा होगा, अभी तो सुना है थोड़ी देर पहले। यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? पहले क्या पढ़ी थी? झिल्ली। फिर पढ़े थे हमने इसमें कक्ष, और तीसरी चीज कौन सी पढ़ी थी? कण। झिल्ली कितनी थी? 2, बाह्य और आंतरिक। यहां पर मुख्य था आंतरिक झिल्ली के वलन क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। और आंतरिक झिल्ली पे क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर हमने पढ़ा था बाह्य कक्ष और आंतरिक कक्ष। आंतरिक कक्ष में हमने क्या पढ़ा था? मकसद। मकसद BCA। क्यों? याद आ रहा होगा। आंतरिक कक्ष में भरे द्रव को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या पाए जाते हैं उसमें? क्रेब्स चक्र के एंजाइम। कौन सा एंजाइम नहीं होता? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। आंतरिक झिल्ली पर ही क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसका बना होता है वो? साइटोक्रोम का। साइटोक्रोम का क्रम क्या होता है? B, C, A1, A3। अंतिम कौन है? A3। A3 में कौन सी धातु पाई जाती है? कॉपर। कण। कण थे बाह्य कण और आंतरिक कण। आंतरिक कण को क्या बोला गया था? ऑक्सीसोम, क्योंकि यहां ऑक्सीजन का उपयोग होता है। मूलभूत कण, और क्या नाम था इनका? F0, F1 कण। कितने भाग होते हैं इस कण में? 3। आधार को F0 कहते हैं, सिर को F1 कहते हैं, और सिर में क्या पाया जाता है? एंजाइम एटीपेज। यहां बनती है एटीपी। ठीक है भैया। रासायनिक संगठन में हमने पढ़ा कुल कोशिका के 50% एंजाइम कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या मिलता है? कैल्शियम और मैग्नीज के कण। इसमें ऐसा दोहरा वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है।
जो कैसा होता है, वृत्ताकार, और इसमें पाया जाता है 70S प्रकार का राइबोसोम। डीएनए एवं राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये अपने एंजाइम खुद बना लेती है। क्या है ये? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। नई माइटोकॉन्ड्रिया कहां से उत्पन्न होगी? पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया के द्विविभाजन से। ये श्वसन पदार्थों का क्या करती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं हम? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र से कौन निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और बनती है ऊर्जा एटीपी। और क्रेब्स चक्र से ही कौन बन जाते हैं? किसका उत्पादन होता है? अमीनो अम्ल का। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ही माइटोकॉन्ड्रिया पूरी हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है। चले, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? दोहरी झिल्ली वाली। ये आंतरिक झिल्ली के वलन क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहां पाया जाता है? आंतरिक झिल्ली पर। और ये तो आप पूरा याद कर लें क्योंकि ये श्वसन में भी आएगा। मैट्रिक्स, क्रेब्स चक्र, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, आंतरिक झिल्ली पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्रम होता है बी, सी, A1, A3, और A3 में क्या पाया जाता है? कॉपर। आंतरिक कण को हम ऑक्सीसोम कहते हैं, मूलभूत कण कहते हैं। एटीपेज पाया जाता है इनके शीर्ष में। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे अधिक एंजाइम कोशिका के सबसे अधिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसका डीएनए वृत्ताकार और डबल स्टैंडर्ड होता है। 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ये एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। नई की उत्पत्ति पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया के द्विविभाजन से होती है। एक ऊर्जागृह, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, आंतरिक झिल्ली के वलन क्रिस्टी, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आंतरिक झिल्ली पर। आंतरिक झिल्ली के द्रव को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या पाए जाते हैं उसमें? क्रेब्स चक्र के एंजाइम। ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्वसन में भी आएगा जहां हम एटीपी का उत्पादन समझाएंगे। आंतरिक कणों को ऑक्सीसोम या मूलभूत कण कहते हैं। एटीपेज इनके शीर्ष में पाया जाता है। कोशिका के सबसे अधिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। यह एक अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। और नई माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पुरानी माइटोकॉन्ड्रिया के द्विविभाजन से होती है। वैसे तो जहां तक देखा गया है, जो पेपर का लेवल है, शॉर्ट कर दें उसको, 3 क्वेश्चन याद रख लें आप। ऊर्जागृह, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, और इसके आंतरिक कक्ष के द्रव को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में कौन चलता है? क्रेब्स चक्र। यदि ये 4 पॉइंट भी हमारे ध्यान में रह जाते हैं तो जो पेपर आ रहा है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। भले आप लिख लें, ऊर्जागृह, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, आंतरिक कक्ष का द्रव मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में पाए जाते हैं क्रेब्स चक्र के एंजाइम। मैंने तो पूरा पढ़ाया, पर हो सकता है कि आपके पास समय ना हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, तो टू द पॉइंट बात कर लें हम। सीखने के लिए तो कोई सीमा नहीं है, हम कितना भी सीख सकते हैं, पर याद करने की एक सीमा है। हमारी जो मेमोरी होती है उतनी ज्यादा नहीं होती। ऑटो डिलीट सिस्टम होता है। ऑटो डिलीट सिस्टम मतलब भैया जितनी मेमोरी है, मेमोरी फुल हो गई ना तो पिछला गायब हो जाएगा, नया ऐड हो जाएगा। कब तक संभालोगे उसको? हाँ, सीखने की कोई सीमा नहीं, सीख कितना भी सकते हैं। चलिए ठीक है, आज माइटोकॉन्ड्रिया है। कुछ चैप्टर्स आपके लाइव में हो जाएंगे, कुछ आप रिकॉर्डेड देख लें। जैसे ये अभी रिकॉर्डेड है आपका, है ना, ये आपको रिकॉर्डेड में भी मिल जाएगा। तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, उसको नोट कर लें। और सबसे अच्छी चीज ये है
कि नोट्स बनाने से ज्यादा अच्छा है कि मैं इस पे पीडीएफ लोड कर दूं, आप प्रिंट आउट निकाल लें, उन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर लें, समझा तो मैं रहा हूं। ठीक बेटा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करें आप लोग, क्योंकि समय उतना है नहीं। ऐसा आपको लगता है? नहीं। एमपी गवर्नमेंट बोलती है 12 तारीख को फॉर्म ओपन होंगे, 27 तारीख को लास्ट डेट है। फरवरी में हम 28 दिन में तैयारी कर लेंगे, सेंटर डिक्लेयर कर देंगे, 1 मार्च को एग्जाम ले लेंगे। इतना अच्छा जॉब तो मैंने आज तक नहीं सुना। फॉर्म लेना, रिसीव करना, सब अरेंजमेंट जमाना, 1 मार्च तो कुछ तो भी डेट दे दी है। डेफिनेटली मान के चलें आप, अप्रैल में इलेक्शन है, रिजल्ट आएंगे, गवर्नमेंट बनेगी, डेफिनेटली बेटा ये एग्जाम जो है सितंबर अक्टूबर में जाएगी। तो समझदारी से तैयारी स्टार्ट कर दो। और जो लोग जो हैं कब होगी, क्या होगी, मुझे तो स्कूल जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ना करने के 100 बहाने होते हैं, करने वाले के पास कोई बहाना नहीं होता है। और एक्सक्यूज दे देने से सफलता नहीं मिलती। एक्सक्यूज तो कोई कुछ भी दे सकता है, अरे यार टाइम कम है, अरे यार मेरे पास तो टाइम नहीं होता है। एक्सक्यूज देना छोड़ें, तैयारी में लगे। सोचते तो जो है हजारों लोग हैं, कर बहुत कम पाते हैं। क्यों? सोचने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। सोच तो यूं चुटकियों में लेते हैं, करने में मेहनत लगती है, समय लगता है। स्टार्ट करें, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, मैं मेरी पूरी मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा, जितना अच्छा आप कर पाए मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। ठीक है, कल मिलते हैं लाइव क्लास में 4 बजे। ओके, बाय।